नमस्कार। राहुल गांधी अक्सर एक बात कहते हैं और बात क्या कहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी देश बेच दे रहे हैं। देश बेचने का मतलब वो ये कहते हैं कि सभी सरकारी उपक्रमों को निजी उद्योगपतियों को दे रहे हैं। अब वो दे देना तो कुछ इस अंदाज में कहते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी अंबानी अडानी को बुलाकर और कहते हो कि कल से ये सब कुछ आपका हुआ। देश चूंकि भावनाओं पर चलता है और ऐसे बयान करने के तरीके नेताओं के होते हैं कि बड़ी आसानी से लोगों को लगता है। आज मेरे पास छत्तीसगढ़ से एक फोन आया और उन्होंने कहा कि आपको मोदी जी के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं मोदी जी के साथ नहीं खड़ा हूं, तर्कों तथ्यों के साथ खड़ा हूं, लेकिन क्यों आप ये कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मोदी तो देश बेच दे रहा है, सब सरकारी कंपनी बेच दे रहा है और इसकी वजह से नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। और चूंकि मोदी रोजगार दो, मोदी जवाब दो, जो हैशटैग्स हैं वो भी उसी तरह से चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी घटाना, कम करना, ये देश बेच देना है या इसके दूसरे मायने हैं? और अगर ये देश बेचना है तो इस देश बेचने की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, और सच क्या है ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भारत की तरफ दुनिया बहुत उम्मीद भरी निगाह से देख रही हो तो राहुल गांधी जैसे एक, उन्होंने चौकीदार चोर है, एक झूठ बोला, माफी मांगनी पड़ी। उसके अलावा भी समय समय पर वो ऐसे ढेर सारी बातें करते हैं जिस पर तथ्य कहीं भी कहें कि उनको समर्थन नहीं देता है तथ्यों को। तो जब तथ्य ही नहीं होता तो तर्क भी नहीं होता, इसलिए वो हर बार सूट बूट की सरकार, अंबानी अडानी ये सब बोलते रहते हैं। लेकिन दरअसल ये जो देश बेचना कह रहे हैं, सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी घटना कह रहे हैं, उसको विनिवेश कहते हैं। यानी सरकार सरकारी कंपनियों को मानती है कि अब इसमें से हमें निकलना चाहिए, निजी उद्योगपतियों को वो उनको हिस्सा खरीदने के लिए कहती है, एक तय लक्ष्य भी रखती है। और यह काम 1990 के बाद इस देश में तेजी से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर अगर की तो वित्त मंत्रालय के ही तहत, और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी आज के मनमोहन सिंह जो इन चीजों का विरोध कर रहे हैं, उनके समय में ही इन सब की शुरुआत हुई। और जिन आर्थिक सुधारों का श्रेय मनमोहन सिंह को दिया जाता है उसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि विनिवेश का लक्ष्य सरकार ने तय किया और कहा कि हम धीरे धीरे उन यूनिट से, उन इकाइयों से बाहर आएंगे जो सरकार नहीं चला पा रही। नरेंद्र मोदी सरकार थोड़ा एक कदम और आगे गई, क्योंकि अभी तक की सरकारें क्या थी, अपराध बोध से ग्रसित रहती थी, समाजवाद की उस अवधारणा के अपराध बोध से जिसमें सरकार को ही कारोबार भी करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ये कहा, सरकार का काम कारोबार करना नहीं है। और एक जो उद्यमों का विनिवेश ये वेबिनार था, उसी में उन्होंने ये बात अभी फिर से दोहराई कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है। जीएन वाजपेयी जो सेबी के पूर्व चेयरमैन हैं, एलआईसी के भी चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा है और मैं उनका कोट पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि अब सवाल उठता है कि सरकार कारोबारी गतिविधियों में शामिल ही क्यों हुई। इसके लिए भारत के आर्थिक इतिहास को जानने की जरूरत है ताकि यह समझा जा सके कि देश में सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना क्यों की गई। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में सभी प्रकार के कारोबार उन व्यवसायियों द्वारा किए जाते थे जिनके पास पूंजी थी, जोखिम उठाने का साहस था और कारोबार को संचालित करने की क्षमता थी। सरकार सकारात्मक माहौल बनाने के लिए इसमें शामिल हुई क्योंकि अंग्रेजों ने लूट खसोट करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था और कारोबार को पूरी तरह जर्जर कर दिया था। एक समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार भारत गरीब देश बन चुका था। और
उसके आगे उन्होंने लिखा है कि आजादी के बाद सरकारों ने कैसे कोशिश की, लेकिन ये साहस कोई नहीं कर पाया। और कई बार हम आलोचना इस तरह से भी सुनते हैं कि जो कुछ नेहरू जी ने बनाया, सरकारी कंपनियां बनाई, आज मोदी जी उसी का खा रहे हैं। दरअसल इस बात को संदर्भों के साथ समझने की जरूरत है। जो जीएन वाजपेयी साहब ने कहा है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पहले जब तक अंग्रेजों की गुलामी नहीं थी, भारत में कारोबार वो कारोबारी करते थे जिनके पास कौशल था, पूंजी लगाने की क्षमता थी, जोखिम उठाने का साहस था, और वो लाभ हानि के सिद्धांत पर करते थे। सरकार का काम या जो भी लोग उस वक्त शासन में थे उनका काम उसे नियंत्रित रखना था, नीति नियामक के तौर पर। अंग्रेज आए, क्योंकि उनको कोई भारत के उद्यमियों को तो बड़ा करना नहीं था, तो वो खुद कारोबार में टूट पड़े। अंग्रेजों ने कारोबार संभाल लिया, सब कुछ गवर्नमेंट का हो गया, लूट खसोट का अड्डा बन गया, एक व्यवस्था बना दी। उस व्यवस्था में शामिल अधिकारियों को कैसे मजे करना है, कैसे सचमुच लूट करना है। जो राहुल गांधी कहते हैं कि लूट हो रही है, तो लूट उसी तरह से होती थी। सरकारी कंपनियां लूट का एक व्यवस्थित लूट की जगह बन गई। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है, और मैं कई बार ये कह चुका हूं कि न तो मैं सरकारी कंपनी के खिलाफ हूं न निजी कंपनी के खिलाफ हूं। मेरा यह मानना है कि ज्यादा से ज्यादा कारोबार कारोबारियों को ही करना चाहिए। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जगह पर ज्यादा से ज्यादा बने रहना चाहिए। इसके अलावा सब कुछ निजी क्षेत्र करे। जहां सरकार है भी उसे नियामक के तौर पर या कहें कि नियंत्रक के तौर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और यह बात 1990 में तब देश को समझ में आई जब देश दिवालिया होने की स्थिति में आ गया, सोना गिरवी रखना पड़ा, जिसके बाद अभूतपूर्व जो आर्थिक संकट था उससे निकलने के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कहने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। बड़े आर्थिक सुधार, ठीक उसी तरह के आर्थिक सुधार जैसे आज कृषि के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। उस वक्त भी जो किया गया था वो अभूतपूर्व था, अकल्पनीय था, भारत की दशा दिशा को बदलने वाला था। आज भी जो किया गया है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, भारत के किसानों की दशा दिशा बदलने वाला है। तब उद्योग बेहतर हुए थे, आज किसानों की बारी है। अब इसके आगे आते हैं। 1991 के बाद से हर सरकार ने सरकारी उपक्रमों को, जो घाटे में थे, जो नहीं चल पा रहे थे, उनको धीरे धीरे उनसे सरकारी हिस्सेदारी खत्म करने का निर्णय लिया। और चूंकि निजी कंपनियों को चला जाता है, मालिकाना हक बदल जाता है, और इसको विनिवेश कहते हैं। इससे होता है कि आपका जो खजाने पर भार है वो कम होता है, सरकार के पास गुंजाइश ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि ये कंपनियां जो बंद होती हैं वो सब के सब खत्म हो जाती हैं, उनमें रोजगार नहीं होता है। ज्यादातर निजी क्षेत्र लेता है, लाभ हानि के आधार पर चलाता है, और ज्यादातर तो रोजगार के ज्यादा मौके उपलब्ध कराता है। इससे बाजार में कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। वैसे तो 1991 के बाद ये शुरू हो गया, लेकिन ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभाग आता था, यानी जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का मंत्रालय था वहीं से आता था। 10 मार्च 1999 को विनिवेश मंत्रालय अलग से बनाया गया और बाद में इसका नाम निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग पड़ा। हर बजट में, हर केंद्रीय बजट में लगातार लक्ष्य रखा जाता है विनिवेश का। जो राहुल गांधी कहते हैं कि देश लूट लिया, देश बेच दिया, इससे ज्यादा संसदीय परंपरा का अपमान हो नहीं सकता। जिस बात को केंद्र सरकार, भारत की सरकार, कोई भी हो, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी तब भी, संयुक्त मोर्चा की सरकारें थी तब भी, मतलब चाहे लेफ्ट के समर्थन वाली सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार बाकायदा बजट में उसका उल्लेख करती है कि वो क्या करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंडर द कारपेट कुछ हो गया। सरकारी विभागों में चलने वाली रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की तरह नहीं सरकारी उपक्रम बेचे जा सकते। केंद्रीय बजट में बाकायदा उल्लेख होता है, बताया जाता है कि हम इन कंपनियों को निजी हिस्सेदारी के लिए रखेंगे, सरकार ये कोशिश करेगी। पिछले वित्तीय वर्ष में, यानी जो बजट था उसमें 2,10,000 करोड़, ये वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी जो अभी चल रहा है, इतने का लक्ष्य रखा था विनिवेश का। ये अभी तक के जितने वर्ष हैं, अगर मैं 1991-92 से शुरू करूं तो सबसे बड़ा लक्ष्य रखा था। लेकिन अगर हम कहें कि उसको हासिल करने में तो लगभग न्यूनतम की तरफ चले गए। एक बार छोड़ दे, एक बार
1995-96 में जब 7,000 करोड़ का लक्ष्य रख के विनिवेश का सरकार 2.5% ही कर पाई थी। ऐसे ही संयुक्त मोर्चा की सरकार में 5,000 करोड़ का लक्ष्य रख के सिर्फ 7.5% से कुछ ज्यादा हासिल कर पाई थी। और इस बार 2020-21 में केंद्र सरकार ने, भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, जो आपको कहना है, 2,10,000 करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा और सिर्फ 18,223 करोड़ का विनिवेश कर पाई, 8.68%। क्योंकि देश में जिस तरह के हालात थे, महामारी की वजह से जिस तरह की स्थितियां थी, उसमें विनिवेश का लक्ष्य हासिल करना असंभव था। लेकिन इसकी शुरुआत 1991-92 से हुई और अभी लगातार सरकार, एक तरह से कहें तो पहली बार यह बजट था जिसमें खुले तौर पर यह स्वीकार किया गया कि सरकार का काम सरकार चलाना है, कारोबार चलाना नहीं। और यह बहुत जरूरी है यह समझना। मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो एक संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए, वो सरकारों की तरफ से नहीं दिखी है। उसमें और ज्यादा जरूरत है। बहुत जरूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के सारे इंतजाम सरकारी अस्पतालों में भी उसी तरह के हों जैसे प्राइवेट अस्पतालों में। और प्रतिस्पर्धा तो दोनों तरफ चाहिए। जरूरी है कि दोनों तरफ वो तैयारी हो। अभी हम वैक्सीन के मामले में देख रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त और प्राइवेट अस्पताल में 250 रुपए। यही कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिव मार्केट का यही सिद्धांत है। लेकिन जब 1991-92 में पहली बार लक्ष्य रखा तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 2,500 करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा था। कब? 1991-92 में। और सोचिए कि कांग्रेस ये कहती नहीं रही, समाजवादी नीतियां, यानी जिसको कहते हैं ना कि ये इसको उबले आलू की तरह करते रहे कि न उगला जाए न निगला जाए। आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था बदलेगा, तो उसमें कैसा संकोच, कैसा अपराध बोध, या तो वो काम करिए नहीं। अगर आपको लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है तो झूठ मत बोलिए, लोगों को भड़काइए नहीं, भरमाइए नहीं। 1991-92 में 2,500 करोड़ का लक्ष्य रखा और कमाल ये 3,500 करोड़ का विनिवेश का लक्ष्य हासिल कर लिया। यानी सरकारी उपक्रमों को, उनमें जो हिस्सेदारी थी उसको बेचकर निजी कंपनियों को कांग्रेस की सरकार ने 3,038 2,500 करोड़ का लक्ष्य रखा, 3,038 करोड़ सरकारी खजाने में लिया। 121.5% ये उपलब्धि थी कांग्रेस सरकार की। 1992-93 में फिर 2,500 करोड़ का लक्ष्य, लेकिन हासिल नहीं कर सके पूरा। 1913 करोड़ ही मिले, 76.5%। और 1993-94 विनिवेश का कोई लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। लक्ष्य बढ़ा दिया गया था 3,500 करोड़, लेकिन नहीं हो पाया। 94-95 में 4,000 करोड़ का लक्ष्य रखा, 4,843 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने से। और ये 121.08%। 95-96 7,000 करोड़ का लक्ष्य रख दिया, 2,500, 2,500, 3,500, 4,000 और अब सीधे 7,000। 94-95 से 95-96 में 168 करोड़ की ही प्राप्ति हुई, मात्र 2.5% से भी कम। ये सबसे खराब था। कांग्रेस सरकार गई, 96-97 में आई संयुक्त मोर्चा की सरकार, लेकिन विनिवेश का कार्यक्रम नहीं रुका। ये लेफ्ट वाले बोले, चाहे कांग्रेस वाले बोले, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां बोले, ये ध्यान से ये बात सुनिएगा। और 5,000 करोड़ का लक्ष्य रखा, जिसमें से 380 करोड़ ही हासिल कर पाए, 7.59%। और इसके बाद 97-98 में वही संयुक्त मोर्चा सरकार 4,800 करोड़ का लक्ष्य रखा, 910 करोड़ हासिल कर पाए, 18.96%। क्यों? क्योंकि मन से नहीं किया जा सकता था। लेफ्ट पार्टियां भी थी, हल्ला भी मचाना था, किसी भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाते थे, योजना लाया उसको लागू नहीं कर पाते थे। फिर आई भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार। अब ध्यान से देखिएगा, 91 से 96 तक कांग्रेस की सरकार आई, कोई कमी नहीं, लगातार विनिवेश का लक्ष्य बढ़ता रहा, संयुक्त मोर्चा में भी रहा। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार आई, 98-99 में पहले वर्ष 5,000 करोड़ का लक्ष्य रखा,
5,371 करोड़ मिले, 107% से ज्यादा। 99-2000 में 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा, 1585 करोड़ ही मिल पाया। 2000-2001 में फिर 10,000 करोड़ का लक्ष्य, 1871। 2001-2 में फिर 12,000 करोड़ का लक्ष्य, 3,268 करोड़। 2002-3 में 12,000 करोड़ का लक्ष्य, 2,348 करोड़। 2003-4 में जाते जाते 14,500 करोड़ का लक्ष्य रखा और 15,547 करोड़ रुपए विनिवेश से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जाते जाते हासिल किया। लेकिन वो अपनी बातें कहने समझाने में देश को सफल नहीं हुए। शाइनिंग इंडिया फेल हो गया, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री जो थे वो प्रधानमंत्री बन गए थे, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आ गई थी। 2004-5 में 4,000 करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा, बहुत कम पर आ गए। 2,765 करोड़ रुपए सरकारी उपक्रम बेचा, 69 उसके बाद लगातार 5, 6, 6, 7, 8, 9 इसमें कुछ खास लक्ष्य नहीं तय हो पाया 9 तक। और 2007-8 में जरूर 4,181 करोड़ रुपए सरकारी उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचकर हासिल कर लिया। लेकिन 2009-10 में 25,000 करोड़ का लक्ष्य रखा, प्रधानमंत्री रहते डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और उसमें से 23,553 करोड़ रुपए की सरकारी हिस्सेदारी बेची निजी कंपनियों को, खजाने में पैसा आया और उससे जो मंदी के दौर की अर्थव्यवस्था थी उसको कुछ संभाला जा सका। 2010-11 में विनिवेश पे और सरकार निर्भर हो गई, 40,000 करोड़, 22,763 करोड़ मिल गए। 2011-12 में फिर 40,000 करोड़ का लक्ष्य, 14,035 करोड़ मिले। 2012-13 में 30,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा और 23,857। 13-14 में 54,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा, 21,321 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए। ये न मनमोहन सिंह के घर में गए थे, न वीपी सिंह के घर में गए थे, न पीवी नरसिम्हा राव के घर में गए थे, न चंद्रशेखर के घर में गए थे, किसी प्रधानमंत्री के घर में नहीं गए थे, सरकारी खजाने में गए थे। न कांग्रेस उस वक्त चोरी कर रही थी, न संयुक्त मोर्चा सरकार चोरी कर रही थी, न मनमोहन सिंह चोरी कर रहे थे और न ही प्रधानमंत्री मोदी चोरी कर रहे हैं। न लूट उस वक्त हुई थी, न लूट इस वक्त हुई। सिर्फ सरकारों के काम करने का तरीका बदला, नीतियां बदली। और जब 2014-15 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए 26 मई 2014 को, तो स्पष्ट नीति थी उनकी। उनका कहना था सरकार का काम सरकार चलाना है, नीतियां बनाना है, कारोबार चलाना नहीं है। वो चलाएं जो इसके लिए कुशल हैं, जिनके अंदर इसका कौशल है, जो जोखिम ले सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं। और इसी के तहत 2014-15 में 58,425 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया, लेकिन आधे से भी कम हासिल कर पाई सरकार, 24,349 करोड़ ही मिले। 15-16 में 69,500 करोड़, 16-17 में 56,500 करोड़, 17-18 में 72,500 करोड़। और ये वो साल था जब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। 2017-18 में 72,500 करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रख के 1 लाख करोड़ से ज्यादा विनिवेश कर दिया, 138% से ज्यादा, 139% करीब। और 1 लाख करोड़ से ज्यादा सरकारी खजाने में आए, जिसका इस्तेमाल सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, बुनियादी ढांचे तेज करने के लिए और चीजों के लिए किया गया। 18-19 में 80,000 करोड़ का विनिवेश का लक्ष्य रखा गया और 85,063 करोड़ मिले। 19-20 में 90,000 करोड़ का लक्ष्य रखा, आधे से करीब थोड़ा ज्यादा हासिल कर पाए, 49,828। और 2020-21 में 2,10,000 करोड़ का लक्ष्य, लेकिन मात्र 18,223 करोड़ ही हासिल हो सका। अब सरकार ने फिर से बड़ा लक्ष्य रखा है और अलग अलग कहें तो जो कंपनियां हैं सरकारी, कॉन्कोर है, बीईएमएल है, बीएचएमएल है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, आईडीबीआई बैंक है, बामर लॉरी है, बीपीसीएल है, इन सब में सरकारी हिस्सेदारी घटाकर नीचे लाएंगे, विनिवेश करेंगे, निजी कंपनियों को स्वामित्व देंगे। तो देश न तो पीवी नरसिम्हा राव ने बेचा, न मनमोहन सिंह ने बेचा, न मोदी बेच रहे हैं। कोई लूट नहीं रहा है, ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं।
इस झूठ को आपको जानना समझना बेहद जरूरी है। सरकारों की नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां जब आप कोई आधे अधूरे मन से लागू करते हैं तो उसका परिणाम नहीं दिखता है। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि ये जितनी नीतियां हैं वो सब नरसिंह राव के समय में शुरू हुई। ज्यादातर जो बड़े सुधार के कार्यक्रम हैं वो सब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पुष्पित पल्लवित हुए विचार के तौर पर। और कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने भी 10 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी 2004 से 14 तक, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए क्योंकि आधे अधूरे मन से करते थे, अपराध बोध से करते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको पूरी ताकत से लागू किया और इस बात के लिए तारीफ प्रशंसा सरकार की जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी नीतियां स्पष्ट तौर पर देश के सामने रखी हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, भरमा कर विनिवेश नहीं कर रहे हैं। और आप ही बताइए, आपको हो सकता है लगे कि सरकारी कंपनियां खत्म हो रही हैं, लेकिन ध्यान से देखिए और मैं ये सवाल कहता हूं कि आप सबसे पूछिए, सरकारी कंपनियां भी होनी चाहिए, सरकारी नौकरियां भी होनी चाहिए, लेकिन बेहतर हो कि प्रशासन और उससे जुड़े उन जगहों को छोड़कर सब जगह सरकार नौकरी देने वाली न बने। ऐसी नीतियां बनाए कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, रोजगार के अवसर मिल सके, नौकरियां मिल सके। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोदी देश बेच दे रहा है, इस पर स्पष्टता आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि आपके मन में स्पष्टता लाने में यह वीडियो कामयाब हुआ है तो इसको आगे दूसरों को भी जरूर बताइएगा, जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर दूसरे दिन नेता मंचों से भाषण करते हैं और नेताओं के भाषण पर उनके कार्यकर्ता उसी को थोड़ा और बढ़ाकर बात करते हैं। और मुझे छत्तीसगढ़ से किसी का फोन आ जाता है कि आप मोदी के साथ क्यों खड़े हैं, मोदी तो देश बेच दे रहा है। लेकिन आपने देखा देश बेचने की सच्चाई क्या है। दरअसल ये देश नहीं बेच रहे हैं, देश को मजबूत करने के लिए आर्थिक नीतियों का परिवर्तन है और सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा रही है। इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ कि औने पौने दाम में या चुपचाप किसी उद्योगपति को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये कोई भी काम चोरी छिपे नहीं होता। केंद्रीय बजट में हर सरकार को इसका उल्लेख करना होता है, अपने लक्ष्य का भी, लक्ष्य कितना हासिल किया ये भी। तो सब कुछ पारदर्शी है, लोकतंत्र की यही ताकत है। लेकिन लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें आरोप लगाने में कई बार झूठे नारे, झूठे आरोप वो सारी कहानी को दूसरी तरह दिखाने लगते हैं। और मेरा यही काम है कि देश में सकारात्मक सार्थक विमर्श बना रहे, सच सामने आता रहे, वो मैं करूं। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाइए, दूसरों को भेजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ये बात समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।